प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे और एक्सरसाइज 5.1 के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है मैट्रिक्स ऑपरेशंस। मैट्रिक्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस ये यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एटसेट्रा। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ना है वो है मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। तो दो मैट्रिसेस को अगर आप लोगों ने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का वे सेम ही है, और उन उस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में मैट्रिसेस के ऑर्डर के ऊपर जो कंडीशन होती है वो भी सेम ही होती है कि जिन भी दो मैट्रिसेस को आप लोगों ने आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम है तभी दो मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन का वे क्या है उसको समझने के लिए एग्जांपल यहाँ पे एक सॉल्व की हुई है, उस एग्जांपल को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे एक दी हुई है। एग्जांपल नंबर 1 में दो मैट्रिसेस गिवन दिए गए हैं। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2 है, या आप कह सकते हैं 2+2 है, और दूसरा मैट्रिक्स उस बी है उसका ऑर्डर भी 2 है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप ए प्लस बी फाउंड करना चाहते हैं तो दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स क्योंकि सेम है दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। एडिशन करने का क्या वे है कि इन दोनों मैट्रिसेस की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनको हम लोगों ने आपस में ऐड करना है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मीन्स सेम पोजीशन वाले जो एंट्रीज है उनको आपस में ऐड करना है। तो एंट्री जो पहले मैट्रिक्स ए है उसकी एंट्री जो 2 है वो पहले रो और पहले कॉलम में है, इसको जो मैट्रिक्स बी है उसकी जो एंट्री है पहले रो और पहले कॉलम वाली एंट्री उसमें ऐड कर देंगे। तो 2 को ऐड करना है 7 में, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2+7। उसके बाद इसी तरह 3 को ऐड करना है -3 में, आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 + -3। 4 को ऐड करेंगे 0 में और 5 को ऐड करेंगे 4 में। इंडियन हमारे पास जो है वो ये दो नंबर जो है वो आंसर में आ जाएंगे सेकंड रो में। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जब आपस में ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, आपके पास ये वाला मैट्रिक्स जो है आंसर में आ जाएगा। और ये किसका आंसर है, ये ए प्लस बी का आंसर है। तो दो मैट्रिक्स की एडिशन जो है इस वजह से करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि किसी एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को भी माइनस कर सकते हैं और इसी तरह मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स ए को भी माइनस कर सकते हैं। तो दोनों के आंसर जो है वो डिफरेंट आएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे नंबर में होता है कि अगर आप 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो +1 आएगा, और अगर आप 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास -1 आएगा। तो आंसर आपके पास डिफरेंट आएंगे, जैसे नंबर के केस में आते हैं वैसे मैट्रिक्स के केस में भी होगा कि अगर आप बी में से ए को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास जो भी आएगा वो ए माइनस बी, वहाँ से जो आंसर आएगा इन जनरल उससे डिफरेंट ही होगा। तो किसी एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करना हो, फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स ए को माइनस करना है तो वो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मैट्रिक्स बी की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनमें से मैट्रिक्स ए की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जो है वो माइनस करना है। फॉर एग्जांपल 7 पहली रो और पहले कॉलम में वाली एंट्री है बी की, तो ए की जो पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री है उसको क्या करेंगे, इस बी वाली एंट्री में से माइनस कर देंगे। तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे यहाँ पे, उसके बाद इसी तरह -3 में से 3 को माइनस करेंगे, उसके बाद 0 में से 4 को माइनस करेंगे और 4 में से 5 को माइनस करेंगे। तो जो पहला मैट्रिक्स है जिसमें से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करना है तो दूसरे मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज पहले मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको ये वाला मैट्रिक्स जो है वो आंसर में मिल जाएगा। तो ये है दो मैट्रिसेस की आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का वे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है कि दो मैट्रिसेस की स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स स्केलर आपको पता है मैट्रिसेस में एज रियल नंबर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो किसी भी स्केलर को या किसी भी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई अगर किया हुआ हो तो वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल इन जनरल आपके पास कोई नंबर स्केलर है के, रियल नंबर, उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया है मैट्रिक्स ए के साथ, तो और मैट्रिक्स ए आपके पास जो है वो ये वाला मैट्रिक्स है। तो किसी नंबर को या किसी स्केलर को अगर आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का वे ये है
कि उस नंबर को या उस स्केलर को के को उस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ आप लोगों ने जो है वो मल्टीप्लाई करना है, उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर के मैट्रिक्स एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में क्या होगा, वो जो स्केलर के है उस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो ही बन जाएगा। बाकी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होके हम जो है वो उन एंट्रीज की जगह उन मल्टीप्लिकेशन के आंसर लिख देंगे। तो ये आपके पास इन दी एंड आंसर आ जाएगा किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने का वे। और अगर आप चाहें तो किसी मैट्रिक्स में से अगर आप किसी स्केलर को कॉमन लेना चाहें तो आप इसी वे से जो है वो किसी मैट्रिक्स में से किसी स्केलर को कॉमन ले सकते हैं कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं होती हैं उस सारी की सारी एंट्रीज में से जो है वो अपने उस स्केलर को कॉमन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें तो 5K, 3K, 2K, 4K हर एंट्री में 1 मौजूद है और जीरो की जगह भी हम 0K लिख सकते हैं, वो जीरो ही होता है। तो अगर इस मैट्रिक्स में से हम के कॉमन लेना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं सारी की सारी एंट्री में से के कॉमन लेंगे और के कॉमन लेने के बाद जो है वो क्या होगा, के मैट्रिक्स से बाहर साइड पे आ जाएगा और बाकी अंदर वाली एंट्रीज के कॉमन लेने के बाद जो बच जाएंगी उनको फिर एज इट इज लिख देंगे। तो इसी तरह आप जो है किसी मैट्रिक्स की में से जो है वो कोई स्केलर जो है वो कॉमन ले भी सकते हैं और किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और करना और किसी स्केलर को कॉमन लेना, ये इन दोनों का तरीका जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट ही होता है। जिस तरह आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की है किसी स्केलर को मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया है तो कॉमन लेना का वे क्या होता है, उसी तरह आप क्या करें हर एंट्री में से जो है वो स्केलर या नंबर जो है जो है वो कॉमन ले लें तो आपको पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से जो है वो स्केलर या नंबर जो है कॉमन मिल जाएगा। तो ये है मैट्रिक्स के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करने का वे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है 2+2 का मैट्रिक्स है आपके पास, लेट्स से उसकी एंट्री है 1, 0, 2 और 4 और आपसे कहा जाए कि इसके साथ किसी स्केलर लेट्स से 3 को मल्टीप्लाई करें। तो 3 को मल्टीप्लाई करने का वे ये है कि आपने इस 3 को उस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले एंट्री के साथ तो आंसर आपके पास 3 आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो ये आपके पास जो आपने क्या किया है 3 को इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह जो है वो इस मैट्रिक्स में से जो है वो किसी नंबर को मीन्स के 3 को कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेने का भी ये है कि आपने उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं हर एंट्री में से 3 को कॉमन लेना है। तो जब हर एंट्री में से 3 को कॉमन लेंगे तो बिल्कुल वैसे लेना जैसे नंबर में से लेते हैं। यहाँ पे 3 में से 3 को कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 बन जाएगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 होता है। तो 3 को कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा। 0 में से 3 को कॉमन लेंगे तो आपके पास 0 ही रहेगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 वो 3 ही वो 0 ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 6 में से 3 को कॉमन लेंगे तो आंसर आपके पास 2 आएगा। और 12 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, जब 12 में से 3 को कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे 4 मिल जाएगा। इस तरह आप जो है वो हर एंट्री में से एक नंबर कॉमन लेके अगर बाहर लिख देंगे किसी मैट्रिक्स के तो आपको ये क्या मिलेगा, पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से जो है वो नंबर जो है कॉमन मिल जाएगा। ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स की करने का वे। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि दो मैट्रिसेस का आपस में प्रोडक्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए भी दो मैट्रिसेस के जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर जो है वो कंडीशन होती है। वो कंडीशन कौन सी है वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। कि दो मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई तब ही कर सकते हैं या दो मैट्रिसेस जो है वो उनका प्रोडक्ट जो है वो तब ही पॉसिबल है इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। कि अगर आप लोगों ने दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ए भी फाइंड आउट करना है तो इनमें से जो पहला मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो दूसरा मैट्रिक्स जो बी है उसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। अगर पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं तब ही जो है वो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन या दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है, तब भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन है। अदरवाइज दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे जनरल बात नेक्स्ट और जो है ऑर्डर की वो भी डिस्कस की हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है आपके पास m क्रॉस n
और दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास कैपिटल बी जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो अब देखें कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, स्मॉल m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो स्मॉल n है। और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज स्मॉल n है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसमें कितने हैं, वो स्मॉल p है। तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज जो हैं और जो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये आपस में इक्वल हों या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इन जनरल पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज स्मॉल m ली हुई हैं और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है वो स्मॉल p लिया हुआ है। लेकिन जो पहला मैट्रिक्स है उसकी उसके नंबर ऑफ कॉलम जो हैं जो कि स्मॉल n है ये, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं ये दोनों क्या ली हुई हैं, इन जनरल आपस में इक्वल ही ली हुई हैं, स्मॉल n ही ली हुई हैं। वो यहाँ पे बताया भी हुआ, ये देखिए एरोज की मदद से, कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं क्या है, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज क्योंकि आपस में इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो या प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल है, इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। और जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट में एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। लेट से वो मैट्रिक्स क्या है, वो सी है, उसको नाम हम दे देते हैं सी। ठीक है, अब वो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो रिजल्ट में मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर ये होगा कि ये जो आपके पास स्मॉल m बच गया है पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, और ये जो आपके पास स्मॉल p बच गया है दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, इन दोनों को आपस में जो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे m क्रॉस p, तो m क्रॉस p आपको क्या मिलेगा, वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला है मल्टीप्लाई करने के बाद दो मैट्रिक्स a और b को, m क्रॉस p क्या होगा, उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो ये जनरल डिस्कशन है दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की, कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है या प्रोडक्ट जो है दो मैट्रिसेस का कब पॉसिबल है। और जब आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो रिजल्ट में जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, वो आपके जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर्स को आप दे के बता सकते हैं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी सॉल्व की जिसको देख के आप जो है मजीद जो है वो इन कंडीशन इस कंडीशन को जो है समझ सकते हैं। मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई हैं, एक मैट्रिक्स है आपके पास मैट्रिक्स कैपिटल ए, इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, इसका ऑर्डर है 2x2। दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास मैट्रिक्स बी, इसका ऑर्डर, इसमें दो रोज और एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर है आपके पास 2x1। अब देख सकते हैं अब दोनों मैट्रिक्स में जो पहला मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम जो हैं, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। तो जब मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो इन दी एंड आपको एक नया मैट्रिक्स लेट से कैपिटल सी जो मिल जाएगा। अब ये जो कैपिटल सी नया मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे जो 2 बच गया है और यहाँ पे ये जो 1 बच गया है, इन दोनों का आपस में हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे 2 है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड पे क्या है 1 है, तो 2x1, 2x1 आपको क्या मिलेगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उस ऑर्डर का उस मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा। मीन कि आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x1 होगा। तो दो मैट्रिक्स के अगर आपको ऑर्डर पता है जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपने ये देखना है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल हैं। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है। और जब मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे या मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट फाइंड आउट किए बगैर ही अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या है, तो ये वाला 2 और ये वाला 1 जो बच गया है इन दोनों का इसी तरतीब में जो है वो 2 लेफ्ट साइड पे और 1 जो है राइट साइड पे लिख के इनका क्रॉस जो है वो लिख दें। तो ये जो क्रॉस आप लिखेंगे 2x1 या 2/1 ये क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन ये है कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है हम लोगों ने। यहाँ पे दो मैट्रिसेस जो ए और बी दिए हुए हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके जो है वो चेक कर सकते हैं कि या सीख सकते हैं कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे करनी है हम लोगों ने। तो अब देख इन दो मैट्रिसेस ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का वे क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन का वे नेक्स्ट मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का वे ये है कि जो पहला मैट्रिक्स है, यहाँ पे फिलहाल पहला मैट्रिक्स आपका मैट्रिक्स ए है, तो जो पहला मैट्रिक्स है आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले उसकी पहली रो जो है वो उसको कंसिडर कर लेना है इस तरह। ठीक है, इस पहली रो को फिर क्या करना है,
जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसके हर कॉलम के साथ आप लोगों ने बारी बारी जो है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका एक ही कॉलम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पहली रो को इस एक ही कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे अगर दूसरा कॉलम होता तो हम लोगों ने क्या करना था, पहली रो के साथ मल्टीप्लाई, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने फिर दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना था। अगर तीसरा कॉलम होता इस मैट्रिक्स का तो हम लोगों ने क्या करना था, फिर दूसरे कॉलम के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में तीसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना था। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स की एक रो कंसिडर कर लेनी है, उसको जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके हर कॉलम के साथ बारी बारी जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि फिलहाल एक ही कॉलम लिखा हुआ दूसरे मैट्रिक्स का, तो हम फिलहाल ये एक ही जो है कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस पहली रो को जो है वो इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल इस रो की पहली एंट्री क्या है, 2 है, और इस कॉलम की पहली एंट्री क्या है, -4 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद दरमियान में प्लस का सिंबल लगाना है, और जो दूसरा नंबर 4 है इसको क्या कर देना है, इसे दूसरे नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इनके आपस में सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। तो ये क्या होगा, दो एक रो को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का वे कि एक रो एक कॉलम को आप लोगों ने आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इन दी एंड आपके आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एक रो की एक कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो मिल जाएगी। तो करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, पहली रो कंसिडर कर लेनी है मैट्रिक्स ए की 2 और 4। इस 2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है जो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम है उसकी पहली एंट्री जो है -4, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -4। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने हमेशा प्लस का सिंबल खुद से लगाना है, जो कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो प्लस का सिंबल आप लोगों ने हमेशा खुद से लगाना है जब एक एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी एंट्री है +4, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये क्या कर दिया आप लोगों ने, एक जो पहला मैट्रिक्स था उसकी पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। हर कॉलम में यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो फिलहाल जो हमने क्या किया, एक ही कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई किया है। तो जब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रो की बारी जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट रो आपके पास मैट्रिक्स ए की क्या है, वो है 3 और 1, उसमें एलिमेंट्स हैं 3 और 1। इस 3 और 1 को क्या करना है, आप लोगों ने अगेन वैसे ही दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस दूसरी रो को इस दूसरे मैट्रिक्स के जो एक ही कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो करते हैं, यहाँ पे जो पहला नंबर 3 है दूसरी रो का, इसको कॉलम के पहले नंबर -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -4। उसके बाद अगेन वैसे ही आप लोगों ने क्या करना है, प्लस का सिंबल जो है वो खुद से लगाना है। अब याद रखें क्योंकि हम जो है वो दूसरी रो की तरफ आ गए हैं, इसलिए आपने जो मल्टीप्लिकेशन करके जो एंट्री लिखनी है वो अभी आप लोगों ने अब क्या करनी है, दूसरी रो में लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट 1 को जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा। और याद रखना दरमियान में आप लोगों ने प्लस का सिंबल जो है वो लाजमी लगाना है जब भी आप करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो है वो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है बुक पे पेज पे, यहाँ पे उन्होंने प्लस का सिंबल जो है नहीं लगाया, लेकिन आप लोगों ने लाजमी लगाना है, यहाँ पे मिस्टेक है। नेक्स्ट अब क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। 2 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -8। उसके बाद ये प्लस वाला सिंबल जो भी मैंने आपको यहाँ पे लगाया है वो वाला एज इट इज आ जाएगा। और 4 को जब अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा। तो -8 और +8 ये आपके पास जो है पहली रो का आंसर जो है वो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रो की तरफ चलते हैं। सेकंड रो में क्या है, 3 को जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -12। और प्लस एज इट इज जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे लगाया हो ये वाला प्लस एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास +2 आ जाएगा। तो -12 और +2 ये आपके पास जो है इन दी एंड आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है सिंप्लीफिकेशन करनी है मजीद। -8 में जब +8 ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और -12 में जब 2 को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो -10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इन दी एंड जो है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर आ गया है दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का। तुम सिर्फ क्या कर लें कि थोड़ा सा समझने वाला काम कहाँ पे है, समझने वाला काम सिर्फ यहाँ पे ही है कि आप लोगों ने रोज को कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वाला जो स्टेप कर रहे हैं,
ये वाला स्टेप जो है वो इसको समझने में और करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अदरवाइज बाकी जो स्टेप होते हैं आंसर निकालने के वो जस्ट सिंप्लीफिकेशन के ही होते हैं। तो ये है दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का वे। नेक्स्ट मजीद एग्जांपल भी हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन की करेंगे ताकि आप लोगों को मजीद जो है वो डिफरेंट ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने का वे जो है वो भी समझ में आ जाए। तो मजीद एग्जांपल करने से पहले नेक्स्ट एक बात यहाँ पे और नोट कर लें कि मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स ए बी का आंसर और मैट्रिक्स बी ए का आंसर, ये दोनों आंसर में आज जो है आपस में इन जनरल हमेशा या इन जनरल जो है आपस में इक्वल नहीं होते। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन जनरल दोनों के आंसर क्या होंगे, डिफरेंट ही होंगे। ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि एक मैट्रिक्स को जो है वो अगर आप मैट्रिक्स ए बी का आंसर निकाल रहे हैं तो मैट्रिक्स बी ए का आंसर निकालना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी जो कि हम लोगों ने कही है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो अगर बी ए जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा, वो भी उसकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल हो, तब भी इन जनरल जो है वो इन दोनों का आंसर जो है आपस में इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिए हुए अगर आप उनकी बात करें, जो मैट्रिक्स हैं ए और बी को तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया है और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है। नेक्स्ट अगर ये कि अगर हम जो है बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो बी को एक साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हमें वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि बी के नंबर ऑफ कॉलम जो है वो ए के नंबर ऑफ रोज की इक्वल है या नहीं। तो बी का ऑर्डर क्या है आपके पास 2x1 और जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर आपके पास है 2x2। तो पहला मैट्रिक्स जो कि अब यहाँ पे बी है और दूसरा मैट्रिक्स अब आपके पास क्या है ए है, क्योंकि अब हम जो है बी ए जो है फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला मैट्रिक्स जो कि बी है उसकी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है और जो दूसरा मैट्रिक्स ए है उसकी नंबर ऑफ रोज क्या है 2 है, क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर मीन्स बी ए फाइंड करना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है या हम बी ए जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। और बिल फर्ज अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर भी आपके पास 2x2 है और मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर भी 2x2 है, तब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ कॉलम्स और मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज के आपस में इक्वल हैं। और तो अब अगर आप लोगों ने बी ए फाइंड करना है, अब आपको बी ए जो है मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स सी मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 जो बच गए हैं इन दोनों का आप क्रॉस लेंगे, इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2x2। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, उसका ऑर्डर 2x2 होगा। ठीक है, तो और इसी तरह अगर आपका मैट्रिक्स यही जो है वो ए और बी यही है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये वाले, ए का ऑर्डर भी 2x2 है, बी का ऑर्डर भी 2x2 है, तब अगर आप जो है वो ए क्रॉस भी फाउंड करते हैं तो इस केस में भी आप देख सकते हैं ए का ऑर्डर भी क्या है 2x2 है और बी जो है उसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो दोनों मैट्रिक्स में देखें तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो आपस में इक्वल हैं। अब भी जो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट से आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा, उस मैट्रिक्स को मैं जो है डी का नाम दे देता हूँ और जो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर आपके पास ये जो नंबर बच गए हैं इनका क्रॉस होगा तो 2x2 जो है आपके पास अगेन जो है नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट रखनी है आप लोगों ने लाजमी कि बी को जब एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो भी मैट्रिक्स आएगा और जब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके पास जो भी मैट्रिक्स आएगा ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इन जनरल आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, कुछ केसेस में हो सकता है आपको आंसर जो है इक्वल मिल जाए, लेकिन इन जनरल दो मैट्रिक्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो अब जब आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जब बी को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों केसेस में आपका आंसर जो है इन जनरल डिफरेंट ही आएगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी पूछें। सर आपने ये बताया कि बी ए के 1 और 2 जो है हम इनको नॉट डिफाइन नहीं कर सकते, तो जो इसके जो 2 और इसका बी का जो पहला 2 और ए का जो बाद वाला 2 है अगर हाँ वो भी डिफरेंट होंगे तो हम उनको भी डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं उनका और वो डिफरेंट हो तो तब भी काम जो है चल जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे जनरल जब आपको समझाया था यहाँ पे ऑर्डर्स के बारे में तो यहाँ भी बताया था
कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज यहाँ पे देखिए कितनी स्मॉल एम है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम जो है स्मॉल पी है। तो ये इन जनरल जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों को डिफरेंट रख दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है आपके पास, एक मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर है आपके पास लेट्स से 3x2, और दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है आपके पास 2x2। आप देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के हैं यहाँ पे आपस में इक्वल हैं, और वो इक्वल ही होने चाहिए। वो अगर इक्वल नहीं है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये अगर आपस में इक्वल नहीं है, तो ये चाहे जो मर्जी हो ये वाले साइड वाला नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों के हैं आपस में इक्वल है, जैसा कि फिलहाल जो मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के हैं आपस में इक्वल हैं, तो फिर अगेन वही बात कि ये नंबर चाहे जो मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। फिलहाल जो मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ पे ये दो नंबर्स क्या हैं, एरो वाले नंबर ये देख सकते हैं, ये वाले नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये दो नंबर चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, इससे दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स कि आपका आंसर जो है कुछ ना कोई आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, ये चाहे जो मर्जी हो आपस में इक्वल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है मिल जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, ये वाले दो नंबर, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर ये चाहे इक्वल हो, ये साइड वाले नंबर चाहे इक्वल ना हो, आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है डिफाइन नहीं है, आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब इस एग्जाम्पल की बात की, जो एग्जाम्पल अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्योंकि आपस में इक्वल है, इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। और जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट में आपको नया मैट्रिक्स सी मिलेगा, कोई ना कोई मैट्रिक्स सी मिलेगा, और उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर ये होगा कि अब ये जो बाकी दो एरोज वाले नंबर बच गए हैं आपके पास 3 और 2, इनको यहाँ पे जो है वो लिख के आप बता सकते हैं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर ये होगा 3x2। और इवन कि जब आप फाइंड करेंगे तो आपको फाइंड करने के बाद बाय चल जाएगा कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो उसका 3x2 है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन किए बगैर भी आप बता सकते हैं कि इन दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर जो है वो ये वाला होगा 3x2। जो साइड वाले नंबर बच जाते हैं, इन दोनों नंबर्स का आप लोगों ने क्या कर देना है, क्रॉस ले लेना है। तरतीब यही होनी चाहिए कि 3 लेफ्ट साइड पे है तो 3 लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ हो, 2 राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ हो, और 3x2 जब आप लिख देंगे तो ये क्या होगा, आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो ये है ऑर्डर्स के ऊपर कंडीशंस और उनको चेक करने का वे कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है कब पॉसिबल है। नेक्स्ट एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हुआ है कि कम्युटेटिव प्रॉपर्टी जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड नहीं करती। इन जनरल मीन्स के ए इंटू बी और बी इंटू ए, इन दोनों का आंसर जो है इन जनरल आपस में इक्वल नहीं होता। इन जनरल का वर्ड इसलिए यूज करेंगे, हो सकता है कभी कभार आपस में इक्वल आ जाए, लेकिन मोस्टली या ज़्यादातर जो है वो क्या होता है आपस में इक्वल नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि इन जनरल इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है आपस में इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने सेट्स के केस में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कम्युटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ वगैरह। तो कम्युटेटिव लॉ प्रॉपर्टी जो है वो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैट्रिसेस की एडिशन के केस में। तो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम जो आपके पास दो नंबर्स या सेट्स या मैट्रिसेस या दो क्वांटिटीज जो इन्वॉल्व हो रही हैं, उनको अगर आप उनकी आप साइड चेंज कर दी और साइड चेंज करने के बाद उनके जो है उनको ऑपरेट करें आपस में, और ऑपरेट करने के बाद देखें कि आपके आंसर सी इक्वल आती है नहीं आती है, तो अगर साइड चेंज करने के बाद भी जो है उनको आपस में कंबाइन करने से या आपस में ऑपरेट करने से आंसर जो है सेम आ रहे हैं, तब हम कहते हैं कि उन क्वांटिटीज में जो क्या करता है, क्या है कि कम्युटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल हम जो है मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम दो मैट्रिसेस लें और उनको जो है आपस में ऐड करें, तो पहले ए को बी में ऐड करें, या पहले ए लेफ्ट साइड पे लिखें और बी को राइट हैंड साइड पे लिखें, दोनों को आपस में ऐड करें, या फिर क्या करें आप जो है बी को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें और ए को जो है राइट हैंड साइड पे लिखें, दोनों को आपस में ऐड करें। तो अब देखेंगे कि दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो हमेशा इक्वल ही आएगा, हमेशा इक्वल ही आएगा। इसलिए हम कह देंगे कि मैट्रिसेस में कम्युटेटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड करती है।
ठीक है। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन जो है वो होल्ड नहीं करती, याद रखना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का वे ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, अदर मैट्रिसेस को उनके कोरेस्पोंडिंग एंटिटीज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अंडर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। मीन्स अगर आप ए मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को माइनस करते हैं, या फिर अगर आप मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स ए को माइनस करते हैं, दोनों का आंसर जो है इन जनरल क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में माइनस करते हैं तो उनकी एंटीज को आपस में माइनस करते हैं, तो जब एंटीज आपस में माइनस हो रही होंगी तो एक बार हो सकता है 3 में से 2 माइनस हो, दूसरी बार हो सकता है 2 में से 3 माइनस हो। जब 3 में से 2 माइनस होगा तो आंसर आपके पास 1 आएगा, जब 2 में से 3 माइनस होगा तो आपके पास आंसर जो है -1 आएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंटीज आपस में माइनस होती हैं, तो जब हम उनकी साइड चेंज कर देंगे तो जाहिर बात है एंटीज को जो माइनस हो रही है उनकी साइड भी चेंज हो जाएंगी, और जब नंबर्स में साइड चेंज होने से अब आप माइनस करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है, इन जनरल डिफरेंट ही आता है। इसलिए मैट्रिसेस में अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, लेकिन अंडर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इस तरह मैट्रिसेस में अंडर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, कि मीन्स कि आप 3 मैट्रिसेस लें, पहले पहले 2 को ऐड करें, फिर उनमें तीसरा मैट्रिक्स ऐड करें, या फिर पहले जो है वो लास्ट वाले 2 मैट्रिसेस को ऐड करें, फिर उनमें पहला मैट्रिक्स ऐड करें, तो दोनों केसेस में क्या होगा, आपके पास आंसर में हमेशा जो है वो इक्वल आएगा। इसलिए हम कह देंगे कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड करता है। इस तरह मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है, लेकिन ये जो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड नहीं करता है। इसकी बात भी हम जो है पहले कर चुके हैं। तो अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है मैट्रिसेस में, अंडर सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है मैट्रिसेस में। उसके बाद अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों के केस में जो है वो एसोसिएटिव लॉ जो है मैट्रिसेस में होल्ड करता है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी मैट्रिसेस में होल्ड करती हैं। जो पहली है ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहली वाली को लेफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, और बी प्लस सी की लेफ्ट हैंड साइड पर लिख के हमने क्या किया हुआ है, मैट्रिक्स ए को बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर आप दूसरी एंटी में प्रॉपर्टी में देखें, दूसरी प्रॉपर्टी में देखेंगे जो ए प्लस बी ब्रैकेट में आपस में ऐड हो रहे हैं, इनमें जो मैट्रिक्स सी है वो राइट हैंड साइड से जो है वो मैट्रिक्स ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो ब्रैकेट के साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो अगर ब्रैकेट की लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसको हम कहेंगे कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर जो मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है किसी ब्रैकेट के साथ तो वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि वो क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और लोगों को पता है मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं उनकी साइड जो है मैटर करती है। ये मैटर करता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में कौन सा मैट्रिक्स लिखा हुआ है। उनकी जो भी साइड है आपने उनको उन्हीं साइड पे रखना होता है, आप उनकी साइड को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। मीन्स ए भी लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह बी ए जो है इन जनरल नहीं लिख सकते, इसलिए साइड जो है मैटर करती हैं। तो अगर मैट्रिक्स ए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स जो है वो राइट हैंड साइड से किसी दो मैट्रिक्स के एडिशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कहेंगे हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये लेफ्ट या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, अगर आप जो है ए बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स जो है वो राइट हैंड साइड से दो मैट्रिक्स के एडिशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो ये दोनों साइड क्या आपस में इन इन साइड का आंसर हमेशा आपस में इक्वल होता है, होल्ड करता है इन जनरल। तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे कि ये प्रॉपर्टीज भी जो है वो मैट्रिक्स में होल्ड करती हैं, इनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। दोनों को इकट्ठा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं क्योंकि ए लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है, और दूसरी प्रॉपर्टी को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं क्योंकि सी जो है वो राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है। तभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं।